प्रिंस श्वांडे लियान अपने खास लोगों के साथ युद्ध की रणनीति तैयार करके अब ऑलमोस्ट युद्ध के लिए निकलने को तैयार थे। प्रिंस श्वांडे को पता चल चुका था कि प्रिंस छंगिन वेस्टलैंड में नहीं है। हालांकि इससे नाराज होने की जगह उल्टा वो खुश होते हैं कि अगर बाई चांस छंगिन चोरी छुपके दानचियों पर हमले की तैयारी भी कर रहा है तो भी छंगिन उन दानचियों के हाथों मारा ही जाएगा। प्रिंस श्वांडे को यकीन है कि छंगिन दिमाग से खेल सकता है, युद्ध नीतियाँ बना सकता है, पर असली युद्ध के मैदान में कैसे लड़ा जाता है इसका उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जनरल पे और छाइमो की आर्मी तैयार थी छंगिन की तरफ से दानचियों से लड़ने के लिए। यहाँ पर छंगिन ने एक बड़ा दाव खेला था। उसने प्रिंस श्वांडे के सामने जो दानची का मैप तैयार करवाया था उसमें छंगिन ने जानबूझकर थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए थे, जिससे प्रिंस श्वांडे को दानची किंग के कैंप तक पहुंचने में जरूरत से ज्यादा समय लगे। वहीं इस रियल मैप के थ्रू छाइमो और जनरल पे की आर्मी सबसे पहले दानची किंग के मेन कैंप तक पहुंच जाएगी और बेचारा प्रिंस श्वांडे अपनी लाखों सेना के साथ बॉर्डर के कैंप्स में ही लड़ता रह जाएगा। आने वाले तूफान से बिल्कुल अनजान यहाँ तो सब शादी का उत्सव मना रहे थे। छंगिन उर्फ गु शाओ दानचियों के शादी लिबास में बिल्कुल रेडी था और इधर हमारी शफांग भी। सो इनकी शादी के रिचुअल्स की शुरुआत होती है। सबसे पहले ये फूलों से सजे रास्ते पर चलते हैं जो इनकी खूबसूरत यादों और साथ बिताए हुए पलों को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर ये चलते हैं पत्थरों पर जो इनकी लाइफ में आने वाली डिफिकल्टीज को शो करते हैं जिसका अब इन्हें साथ में मिलकर सामना करना है। इधर इनकी शादी की रस्में चली रही थी और पूरे दानचियों में इस जश्न की धूम मची हुई थी। सभी पकवान और शराब पी पी कर नशे में धुत हो चुके थे। सब मिलजुल कर हर चिंताओं से आजाद इस मोमेंट का पूरा मजा ले रहे थे, लेकिन ये एंजॉयमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। प्रिंस श्वांडे के ऑर्डर पर दानची के बॉर्डर्स के कैंप्स पर शोबू की सेना ने आक्रमण कर दिया था। इधर शोबू की 1 लाख सेना और उधर ली डायनेस्टी की 10 लाख से भी बड़ी सेना दानची की तरफ बढ़ चुकी थी। जनरल पे वैसे तो प्रिंस श्वांडे की सेना को लीड कर रहे थे, पर मौका पाकर वो अपनी सेना के साथ छंगिन को ही ज्वाइन करने वाले हैं। यहाँ शादी के आगे का प्रोसेस चल रहा था, तभी किंग टाइडार तक खबर पहुँचती है कि शोबू आर्मी ने दानची के ईस्ट साइड के बॉर्डर पर धावा बोल दिया है और उनकी सेना यहाँ मेन कैंप से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। किंग टाइडार को शोबू की सेना को लेके उतना कोई डर नहीं था, इसलिए वो इस मैटर को हल्के में ले लेते हैं और ऑर्डर करते हैं कि उनकी वेस्ट कैंप की आर्मी और उनके योद्धा प्रिंस कुली को बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाए। वो काफी है उनसे निपटने के लिए। छंगिन कुछ पल के लिए ब्लैंक पड़ गया था। ये हमला तो महीने के एंड में होने का तय था, अभी इतनी जल्दी कैसे? और अभी तो उसने शफांग को भी सेफ जगह तक नहीं पहुंचाया है। छंगिन के कांपते हाथों को देखकर शफांग सोच में पड़ जाती है कि गु शाओ को क्या हो गया। एनीवे, एक बार फिर से शादी के रिचुअल्स को आगे बढ़ाया जाता है। ये दोनों हंसों के जोड़ों को उड़ाकर अपने अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। इसी मोमेंट फिर से एक दूत आकर रिपोर्ट करता है कि जब प्रिंस कुली अपनी सेना के साथ ईस्ट कैंप पर हो रहे अटैक को रोकने गए तो उतने ही समय में वेस्ट कैंप पर भी हमला बोल दिया गया और अब तो एक बड़ी तादाद में दुश्मनों की सेना दानची के मेन कैंप की ओर आ रही है। छंगिन अब घबरा गया था कि प्रिंस श्वांडे की सेना इतनी जल्दी मेन कैंप की तरफ कैसे आ गई, जबकि उसने तो मैप में मेन कैंप की लोकेशन सही से शो भी नहीं की थी। अचानक छंगिन को दानचियों के भेष में छाइमो का भरोसेमंद आदमी दिखता है और वो समझ जाता है कि ये सेना प्रिंस श्वांडे की नहीं बल्कि छाइमो और जनरल पे की है। शफांग इस हमले की खबर से बहुत घबरा गई थी और किंग टाइडार कुछ भी देख सकते हैं पर अपनी शफांग को परेशान नहीं देख सकते। वैसे तो ये पूरा मामला अब चिंता का विषय बन गया था, पर फिर भी वो शफांग से मुस्कुराते हुए कहते हैं, शफांग मैं हूँ ना, बिल्कुल चिंता मत करो। किंग टाइडार अपने काबिल योद्धा हैशी को आती हुई सेना से निपटने के लिए भेजने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन छंगिन बीच में आ जाता है कि हैशी के बदले वो उसे जाने की इजाजत दे। छंगिन उनसे केवल 30,000 सेना की मांग करता है और वादा करता है कि वो जीत के साथ ही लौटेगा। इस गु शाओ ने अपनी तीरंदाजी, बहादुरी, चालाकी से ऑलरेडी किंग टाइडार
हैशी, ये मोयान इवन पूरे दानजियों का दिल जीत लिया था। उन सबको एक कू शाओ पर भरोसा था कि वो उन्हें कभी निराश नहीं करेगा, इसलिए किंग टाइडार कू शाओ को जाने की इजाजत दे देते हैं। हाँ, पर वो कू शाओ को ऐसे अकेले भी नहीं भेज सकते। वो कू शाओ की मदद के लिए ये मोयान और हैशी को भी भेजने का डिसाइड करते हैं। इन्होंने तो सब कुछ अपना डिसाइड कर लिया, पर शाफांग का क्या, जिसकी जस्ट अभी शादी हुई है और उसका हस्बैंड उसे अकेले छोड़ के अभी खूनी युद्ध पर जा रहा है, जहाँ से वापस आने की उम्मीद उतनी ही है जितनी ना आने की। इधर इन सब के निकलने से पहले ही छायमो के इस आदमी ने यहाँ के सारे घोड़ों को जहरीली घास खिला दी थी। तांजी हमेशा ही घोड़ों पर चढ़कर लड़ाई करने में माहिर रहे हैं। जमीन पर उतरकर लड़ाई करने में उनका खासा एक्सपीरियंस नहीं है और अब इसी बात का फायदा ये उठाने वाले हैं। चंगिन जाने से पहले इस आदमी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर करता है कि वो किसी भी तरह जल्द ही शाफांग को यहाँ से कहीं दूर ले जाए। ये मोयान और हैशी शाफांग को भरोसा दिलाते हैं कि उनके रहते वो कू शाओ पर आज भी नहीं आने देंगे। वो सब सही सलामत वापस आएंगे और फिर अच्छे से शादी और उनकी जीत को सेलिब्रेट करेंगे। पता नहीं क्यों शाफांग को बार बार महसूस हो रहा था कि कू शाओ सच में उससे बहुत दूर जा रहा है, जहाँ से शायद वो वापस नहीं आ पाएगा। किंग टाइडर अपनी शाफांग का मन हल्का करने में लगे हुए थे कि शोबू कितनी भी बड़ी सेना ले आए, पर उनके दांजी का एक आदमी शोबू के 10 आदमियों के बराबर है, इसलिए उनकी 30,000 सेना काफी है उन शोबू की सेना को धूल चटाने के लिए। वो शाफांग को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर इस समय खुद उनका मन बहुत अशांत था। ये मोयान, हैशी और उनकी पूरी सेना ही आत्मविश्वास और जोश से भरी हुई थी। उनमें डर का एक अंश भी नहीं दिख रहा था, बस दिख रहा था तो सिर्फ एक दूसरे पर विश्वास कि वो सब मिलकर ये लड़ाई जीतेंगे और अपने कैंप में वापस लौट कर आएंगे। ये तीनों शोबू आर्मी के ठीक सामने आ गए थे। ये मोयान, हैशी कू शाओ को मोटिवेट कर रहे थे कि कू शाओ, तुम डरना नहीं, हमारी सेना इनसे बहुत बड़ी है, हम जरूर जीतेंगे। ये मोयान हैशी को यही लगता था कि कू शाओ आज से पहले कभी युद्ध में नहीं लड़ा होगा, इसलिए अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे थे कि वो कू शाओ को मोटिवेट रखें। लेकिन उसी वक्त जनरल पे अपनी विशाल काय सेना के साथ उनके सामने खड़े हो जाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं था, पर अब जो होता है वो ये मोयान और हैशी को कंफ्यूज कर देता है। कू शाओ को ठीक जनरल पे की सेना की तरफ बढ़ते हुए देखकर हैशी और ये मोयान कू शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे दुश्मनों की तरफ जाने से रोकने लगते हैं। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद जो मंजर अब उन्हें देखने को मिलता है वो उनके होश उड़ा देता है। उनके सामने अब उनका दोस्त, उनका भाई कू शाओ नहीं, बल्कि उनका दुश्मन प्रिंस चंगिन खड़ा था, जिसे उन्होंने अपने परिवार का हिस्सा माना। आज वो दुश्मनों की भीड़ में खड़ा उनका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। जनरल पे और शोबू दोनों की सेनाएं मिलकर दांजी सेना पर हमला बोल देती है। शोबू से तो जीतना आसान था, पर जनरल पे और उनकी आर्मी से जीतना बहुत मुश्किल है इन दांजियों के लिए, वो भी इतनी कम सेना के साथ। यहाँ किंग टाइडर के पास फिर एक दूत नई रिपोर्ट के साथ पहुँचता है कि शोबू आर्मी के साथ अब ली डायनेस्टी की विशाल सेना भी शामिल हो चुकी है एंड यहाँ उनके घोड़े भी धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं। किंग टाइडर को ये बात चौंका देती है कि उनके कैंप के घोड़ों के साथ ऐसे छेड़छाड़ तो वही कर सकता है जो इस कैंप को अच्छे से जानता हो, पर वो गद्दार कौन हो सकता है। फिलहाल किंग टाइडर को अभी कुछ पता नहीं चल पाया था कि ये मोयान, हैशी, कू शाओ, इन सब का हाल क्या है, पर जिस हिसाब से खबरें आ रही है उन्हें अच्छी खबर आने की उम्मीद बहुत कम ही लग रही थी। किंग टाइडर फरमान सुनाते हैं कि अब सारे जनरल किंग के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। एक एक करके सारे जनरल्स को कैंप की प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग दिशाओं में भेज दिया जाता है। ये मोयान, हैशी लगातार लड़ते लड़ते थक चुके थे। अब तक इनके पास किंग टाइडर की भेजी हुई और 1000 सेना पहुंच तो जाती है, मगर अब इनकी 1000 सेना का सामना प्रिंस श्वांडे और ली यान की लाखों की सेना से होने वाला था। कू जियान दूर से इस युद्ध को देखते हुए सीधे शाफांग के लिए मेन कैंप की ओर बढ़ जाता है।
कुछ समय बीता ही था कि एक दूत एक और बुरी खबर के साथ पहुंचता है किंग टाइडार के पास कि उनकी 30,000 सेना अब शहीद हो चुकी है और ली डायनेस्टी की सेना अब मेन कैंप के बेहद करीब आ चुकी है। उस दूत का कहना था कि जितनी आसानी से ली डायनेस्टी की सेना मेन कैंप की तरफ आ रही है, ये बात सफेद पन्नी की तरह साफ है कि कोई तो अंदर का आदमी है जिसने ली डायनेस्टी को यहाँ के हर रास्तों के बारे में बताया हुआ है। दूत की बात सुनकर अब किंग टाइडार को भी समझ आने लगा था कि वो आदमी कौन हो सकता है। वो तुरंत आदेश देते हैं कि अब यहाँ युद्ध की मशाल जलाई जाए और जितने भी सैनिक घोड़े उनके पास बचे हैं उन्हें इकट्ठा किया जाए। शाफांग भरे मन के साथ अपने ग्रैंडपा को युद्ध के लिए तैयार करती है। तब तक एक बुरी खबर और आ पहुंचती है, पर खबर सुनने से पहले ही किंग टाइडार उसे रोक देते हैं। वो नहीं चाहते थे कि शाफांग पर इन खबरों का असर पड़े। भले ही किंग टाइडार को ऐसे संकेत मिल रहे थे कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन फिर भी इस वक्त भी किंग टाइडार के चेहरे पर मुस्कान चमक रही थी। इस वक्त में भी वो शाफांग को भरोसा दिला रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके ग्रैंडपा है उसके पास। आज जिंदगी में पहली बार वो इतना लाचार और टूटा हुआ सा महसूस कर रहे थे, पर ये वक्त इमोशनल होने का नहीं, अपनी तलवार से दुश्मनों का सामना करने का है। और अब आने वाले कुछ पल में ही निर्णय हो जाएगा कि कल सुबह दांजी का सूरज चमकेगा या आज रात के अंधेरे में ही हमेशा के लिए मिट जाएगा। वो इशारा करके दूत को खबर सुनाने का आदेश देते हैं। खबर आई थी कि ईस्ट और वेस्ट में भी दांजियों की हार हुई है और हैशी ये मोयान और उनकी सेना प्रिंस श्वांडे की सेना के आगे दम तोड़ चुकी है। मीनवाइल ये मोयान और हैशी की नजरें जहाँ भी देख रही थी, उन्हें बस अपने साथियों की लाशें ही दिखाई दे रही थी। घायल शेर की तरह गरजते हुए वो दोनों अपने हथियार से प्रिंस श्वांडे की तरफ निशाना लगाते हैं, जिस निशाने को लियान खुद पर ले लेता है। प्रिंस श्वांडे के लिए और कोई रिश्ता मायने रखे या ना रखे, पर लियान उनके लिए भाई से भी बढ़कर है। इसलिए लियान को घायल देखकर वो तो गुस्से से पागल हो जाते हैं और हजारों तीरों की बौछार करवा के हैशी को मार देते हैं। मरते मरते हैशी ये मोयान से कहता है कि भाई, हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे और हमारा जो उत्सव अधूरा रह गया है उसे भी मिलकर मनाएंगे। ये मोयान एक बार फिर प्रिंस श्वांडे की ओर बढ़ता है एंड इस बार प्रिंस श्वांडे खुद अपने हाथों से ये मोयान को खत्म कर देते हैं। हैशी और ये मोयान का साथ इस कहानी में बस यहीं तक था। रुको, अभी कहीं जाना नहीं। आज है हमारी डीबी फैमिली के एक प्यारे से मेंबर का बर्थडे। सो लेट मी विश यू हैप्पी बर्थडे खुशी, एंड आई विश कि तुम्हारी सारी विशेस पूरी हो। आप लोग भी यहाँ कमेंट में खुशी को बर्थडे विश कर दीजिएगा। बाय बाय।